हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास के 20 प्रश्न देखेंगे जो कि आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में उन प्रश्नों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स बताए जाएंगे और उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो वीडियो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो जो हड़प्पा सभ्यता था उसका प्रचलित नाम था ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिंधु सभ्यता। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है यानी कि सरस्वती घाटी, तो सरस्वती से याद रखिए सरस्वती नदी। तो सिंधु घाटी जो प्रचलित नदी थी वह सरस्वती नदी रही है। वहीं बात की जाए मोहनजोदड़ो से, तो मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार एवं स्नानागार मिला है। और जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है लोथल, लोथल से याद रखिएगा कि जो चावल के साक्ष्य हो गए एवं जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो लोथल में ही मिला था। बात की जाए सिंधु घाटी सभ्यता की, तो इसकी खोज सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा किया गया था। और अभी तक हड़प्पा सभ्यता की जो भी लिपि है इसे पढ़ा नहीं जा सका है। और जो प्रारंभ में पुरातत्व विभाग के जनक माने जाते हैं वो अलेक्जेंडर कनिंघम जी को माना जाता है। इतना इस प्रश्न से याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आर्य कहाँ से भारत की यात्रा पर आए थे? तो आपको बताना है जो आर्यंस आए थे इंडिया में वो कहाँ से आए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि केंद्रीय एशिया, जिसे कि इंग्लिश में सेंट्रल एशिया भी बोला जाता है। तो केंद्रीय एशिया से आर्य लोग आए थे, तो यह सही हो जाएगा ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि आर्य अवधि में। आर्य अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई है। तो इस क्वेश्चन से इतना याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो दोस्तों आपको बताना है जो चरक संहिता नामक पुस्तक है जो कि महर्षि चरक के द्वारा लिखा गया था, तो यह संबंधित है चिकित्सा से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। जो चरक संहिता है उसे लिखा था किसने? तो चरक जी ने लिखा था और यह संबंधित है चिकित्सा से। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक थे? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अफगानिस्तान के शासक थे मोहम्मद गौरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन से दोस्तों याद रखिएगा कि जो पर्सिया है इसको ईरान भी बोला जाता है, राजधानी है तेहरान। और बात की जाए तुर्की की, तो तुर्की की अभी राजधानी अंकारा, अफगानिस्तान का काबुल है और इराक की राजधानी बगदाद है। इस प्रश्न से इतना याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो आपको बताना है कि जो गायत्री मंत्र है उसकी रचना किसने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विश्वामित्र। विश्वामित्र जी के द्वारा गायत्री मंत्र की रचना की गई थी। और आपको बता दें कि जो गायत्री मंत्र का वर्णन है वह ऋग्वेद के 3रे मंडल में इसका वर्णन मिलता है देखने को। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विश्वामित्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? तो देखिए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जो मस्तानी जो थी शासिका वह ऑप्शन नंबर डी यानी कि बाजीराव पेशवा। जो बाजीराव पेशवा थे उनकी प्रेयसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो जो सिंधु घाटी के लोग थे तो उनका मुख्य व्यवसाय ऑप्शन नंबर डी यानी कि पशुपालन था। पशुपालन पता होगा दोस्तों आपको, जैसे पशुओं को चराना, यही सब पशुपालन के अंतर्गत आता है। तो बहुत लोग ऑप्शन नंबर ए यानी कि कृषि को लगा देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर है पशुपालन था। सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ, या इसी को कभी कभी लिखा आ जा सकता है क्या? कुलीन। तो याद रखना है आपको, दोनों का मतलब एक ही होता है, या फिर श्रेष्ठ या फिर कुलीन। तो आर्य शब्द का मतलब क्या है? श्रेष्ठ या फिर कुलीन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो देखिए दोस्तों यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी। आपको बता दें कि जो नंद वंश के अंतिम शासक थे घनानंद, उन्हें पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना किए थे। किसकी सहायता से? तो जिन्हें कहा जाता है कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त या फिर उन्हें चाणक्य बोला जाता है। तो उन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को मार करके गद्दी पर बैठते हैं और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। अब बात करते हैं बिंदुसार की। तो जो बिंदुसार थे इन्हें अमित्रघात भी बोला जाता है, और अमित्रघात का मतलब होता है कि शत्रु का नाश करने वाला। जो ऑप्शन नंबर सी है अशोक, अशोक से आपको तो मुख्य बिंदु याद रखना है कि इन्होंने जो कलिंग युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध में जो भीषण हिंसा हुई थी उसे देख करके इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया और बौद्ध धर्म को अपनाया था, तथा अपने पुत्र एवं पुत्री क्रमशः महेंद्र और जो संघमित्रा थे उन्हें बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजे थे। और अशोक के जो शिलालेख हैं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों याद रखिएगा कि जो सांची स्तूप बनाया गया है विदिशा में मध्य प्रदेश के, वो भी किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों कुमारगुप्त। कुमारगुप्त से मुख्य बातें बस इतना याद रखिए कि जो कुमारगुप्त थे इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय, जो नालंदा विश्वविद्यालय थी उसकी जो स्थापना थी या फिर उन्हें बनवाने का काम किसने किया था? तो कुमारगुप्त जी के द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय, यानी कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना ऑप्शन नंबर बी यानी कि धर्मपाल जी के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन से याद रखिएगा कि जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था किसके लिए प्रचलित था? बौद्धों के लिए। तो यह किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो धर्मपाल जी के द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो जो बताना है कि जो महर्षि चरक थे और जो नागार्जुन थे, जो कि दोनों का संबंध किससे था दोस्तों? चिकित्सा से। तो इनका बताना है कि ये किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कनिष्क, दरबारी चिकित्सक थे। और दोस्तों यहाँ कनिष्क से याद रखिएगा कि जो हमारे भारत में जो भी कैलेंडर चलता है वो किस पर आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है। और इस शक संवत की शुरुआत किसने किया था? तो याद रखना है आपको, कनिष्क द्वारा किया गया था। और कनिष्क किस वंश से संबंधित हैं? तो ये कुषाण वंश से संबंधित है, याद रखना है आपको इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन की पहली लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो आपको बताना है कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो युद्ध हुआ था वह किस सन में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा ए, यानी कि 1191 में। 1191 में इस क्वेश्चन को हमने पहले दूसरे क्वेश्चन में बता चुके हैं कि 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। तो जो तराइन का प्रथम युद्ध था वो मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें कि जो पृथ्वीराज चौहान थे वो विजयी हुए थे और मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। और जो सेकेंड युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी और जो मोहम्मद गौरी थे उन्हें जीत मिली थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? तो आपको बताना है जो सिकंदर महान थे उनके समय मगध जो साम्राज्य था उस पर किसका अधिकार था? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि घनानंद। और मगध दोस्तों कहाँ का क्षेत्र आता है? जब आप भारत का मैप बनाएंगे तो यहाँ पर जो बिहार वाला एरिया था वही मगध का एरिया कहलाता था। तो जो यहाँ पर मगध के जो सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? तो यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा घनानंद जी का। और घनानंद को ही आपको याद होगा कि हरा करके जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वही मौर्य साम्राज्य की स्थापना किए थे। तो इस क्वेश्चन से इतना याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? तो अंग्रेजों के द्वारा जो अपनाया गया था फूट डालो और शासन करो की नीति, वह सन 1858 ईस्वी के बाद अपनाया गया था। और इससे याद रखना है कि जो लॉर्ड डलहौजी थे इन्होंने क्या अपनाया था दोस्तों? हड़प नीति। वो भी अगले क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। तो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? आपको पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि जिसे इंडियन नेशनल कांग्रेस बोला जाता है, इसकी स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा किया गया था। और वही बात की जाए कि जो इसके पहले अध्यक्ष थे वो थे W.C. बनर्जी, यानी कि जिसे वोमेश चंद्र बनर्जी जी बोला जाता है। और इन्होंने सबसे पहले कहाँ पर इसके अध्यक्षता की थी? तो याद रखना है आपको, बम्बई में इसकी अध्यक्षता किए थे। और इसी के साथ तो इस क्वेश्चन से याद रखना है कि लॉर्ड डफरिन, यानी कि जब स्थापना हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1885 में, तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो 1800 क्रमशः 84 से 88 तक में लॉर्ड डफरिन जी थे। तो इन्हीं के शासन के दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और यही बात की जाए कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि डलहौजी, तो दोस्तों आपको पता होगा कि लॉर्ड डलहौजी जो थे इन्हीं के समय में भारतीय ट्रेन यानी कि 1853 में आपको पता होगा कि जो ट्रेन फर्स्ट चली थी थाने से मुंबई के बीच 34 किलोमीटर लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान चलाई गई थी। और इसी के साथ याद रखिएगा कि जो पहली टेलीफोन लाइन की प्रारंभ की गई थी वो भी लॉर्ड डलहौजी के समय की गई थी। और लॉर्ड डलहौजी से याद रखिएगा कि जो हड़प नीति है वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही इम्प्लीमेंट की गई थी। और लॉर्ड डलहौजी की बात की जाए तो ये सन 1848 से लेकर के 56 तक में लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था। उसके बाद आ जाते हैं कैनिंग, जो कि 1857 की क्रांति के समय बने रहते हैं। इस क्वेश्चन से इतना याद रखिएगा। और जो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि महात्मा गांधी का जन्म दोस्तों 2 अक्टूबर को हुआ था 1869 को। तो इनसे जो 2 अक्टूबर है उसे याद रखिएगा, 2 अक्टूबर को भारत में स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है इनके जन्मदिन पर। और यही जो महात्मा गांधी जी हैं ये भारत में दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 में वापस आए थे भारत में। तो इसी के उपलक्ष्य में भारत में प्रवासी भारतीय दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसके द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी? तो जो अंग्रेजी शिक्षा लागू करने का श्रेय दिया जाता है ऑप्शन नंबर सी यानी कि विलियम बेंटिंग। अब बात करते हैं विलियम बेंटिंग की, तो इनकी जो कार्यकाल था 1828 से लेकर के 1835 तक इनका कार्यकाल था। और ये भारत के 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके द्वारा इन्हें भारत का
गवर्नर जनरल बनाया गया था। और दोस्तों याद रखिएगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही अंग्रेजी शिक्षा को प्रारंभ करने के साथ साथ इन्होंने सती प्रथा, क्या दोस्तों, सती प्रथा एवं जो कि ठगी प्रथा होता है, इस पर ठगी प्रथा, इसका भी अंत किया था। साथ ही जो सरकारी सेवा में भेदभाव होता है, गवर्नमेंट जॉब्स में जो भी भेदभाव होते हैं उनमें मतलब कि उसे समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है, तो विलियम बेंटिक को जाता है। और यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है इसके बारे में बात कर चुके, ऊपर क्वेश्चन में बी के बारे में भी बात कर चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग देने की कोशिश करिएगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था। और दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके के अपने चैनल पर वीडियो चलाते रहते हैं जो कि आपको आपकी सफलता तक पहुंचने में बहुत ही कारगर साबित होंगी। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो इस PDF में दिए हुए या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से क्लिक करके आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।